नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं हूं जिग्नेश। एक बार फिर आपके लिए लाया हूं एक नई और मज़ेदार कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और आज की कहानी का शीर्षक है कुर्सी का चक्कर। अब आज की कहानी गर्मियों की एक दोपहर की है। कनाडा में गर्मियों में लोग पूरे वर्ष का आनंद उठा लेते हैं, क्योंकि उसी समय बढ़िया मौसम होता है। और उस दिन सूरज जो है अपनी पूरी गर्मजोशी के साथ आसमान में चमक रहा था, और हर पड़ोसी अपने अपने घर की वाटिका मतलब गार्डन को साफ सुथरा और सजाने में जुटा था। और क्यों ना हो, यही तो साल का वह समय होता है जब सब लोग अपने घर के बाहर थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने आप को खुद को बड़ा काम का समझते हैं। तो हम भी पीछे क्यों रहते। मैं और मेरी पत्नी मतलब जिगी मेरी, हमने भी कमर कस ली थी। घर के गार्डन की सफाई, बॉक्स की पेंटिंग, कुशन धोना, पेड़ पौधों को लगाना, सजाना, मतलब पूरा बैकयार्ड ओवरहॉलिंग। अब कनाडा में बड़ी अच्छी बात यह है कि लोग थोड़ी सी जगह में ढेरों सब्जियां उगा लेते हैं, पूरे साल के लिए फ्रोजन करके ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लेते हैं। अब छोटी सी जगह को खेत में बदल कर तरह तरह की सब्जियां उगाकर लोग पूरे तरह से किसान बन जाते हैं। यही 120 डिस्को ड्राइव इटोबिको में एक जगह है, वहाँ से मिट्टी लाते हैं फ्री में और उसे खेती की जगह डालकर ज़मीन को तैयार करना, उसमें बीज लगाना, और वो बीज फरवरी या मार्च में घर के अंदर अंकुरित करके पूरी देखभाल के साथ बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा जाता है। और ज़्यादातर लोग इस प्रक्रिया को करते हैं। अब मेरी पत्नी को इन चीज़ों का बड़ा शौक है और वो पूरा प्लान तैयार कर लेती है। मतलब विंटर से ही, सर्दियों से ही चालू हो जाता है। वो कहाँ कौन सी सब्जी लगेगी, कहाँ फूल लगेंगे, कहाँ फल लगेंगे, कौन से गमले में क्या लगेगा और कौन सा गमला कहाँ रखा जाएगा। और इसकी उसी रुचि के अनुसार मैं वो सब कुछ करता हूँ जो वो बोलती है। कभी कभी तो मैं अपना चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाकर बोलता हूँ कि गमलों में भी सब्जियाँ लगा देनी चाहिए, क्योंकि घर के आगे के हिस्से में जो गार्डन है उसमें भी, क्योंकि उसमें फूल भी आता ही है सब्जियों में और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन आप लोग भी समझदार ही हैं, आप समझ गए होंगे होता क्या होगा। खैर छोड़ो इस बात को। अब मेरी पत्नी यानी जिगी, उसकी एक खास बात है, उसकी नज़रें शिकारी बाज की तरह तेज। मतलब एक छोटा सा धागा भी अगर कहीं गलत लटक रहा हो तो वो देख ले, चाहे छोटी से छोटी गलती हो जाए तो वो पकड़ लेती है। और मैं मैं तो उल्टा हूँ। मतलब अगर सामने पत्थर है तो शायद ठोकर मार कर या खुद ठोकर खाकर खुद गिर पड़ूँ और सोचूं, अरे ये साला ये कहाँ से आ गया ये पत्थर। और समय समय पर मैं ऐसी गलतियाँ करता हूँ कि खुद भी सोच में पड़ जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। और चाहे कितनी भी कोशिश करूँ कि जिगी को पता ना चले, मतलब मेरी पत्नी को पता ना चले, लेकिन बताया था ना, बहुत तेज दिमाग है उसका, वो पकड़ लेती है। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं खुद को अच्छे से पीट पाट कर सुधार लूँ, लेकिन उसको मतलब जिगी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर, अगर किसी दिन मैंने झाड़ू पोछा किया हो तो उसकी नज़र उन उन जगहों पे ज़रूर पड़ जाएगी जहाँ पे छूट गया हो। या फिर अगर बर्तन मांजे हो तो चम्मच का छोटा सा दाग भी उसकी नज़र से नहीं बचता। और अगर बर्तन डिश वॉशर में धोने के लिए रखने हो तो मेरी तुलना में वो 3-4 गुने ज़्यादा बर्तन रख कर धो देगी। मतलब अगर LG, सैमसंग या फिर डिश वॉशर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, अगर ये कंपटीशन रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन डिश वॉशर में रख कर अच्छे से धोना है तो वही जीतेगी। यानी अगर क्वालिटी टेस्टिंग जो हुई थी जिस समय ये बने थे, उस टीम को भी बुलाया जाए, वो भी हार जाएंगे उससे, वगैरह वगैरह। लिस्ट बहुत लंबी है, फिर कभी बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही काम चलता है। लेकिन वो तो है मिसेस परफेक्शनिस्ट, वो कभी हार नहीं मानती और वो मुझे सुधारने की उधेड़-बुन में हमेशा लगी रहती है। अब मैं खुद अपनी हरकतों से थक चुका हूँ, लेकिन वो नहीं थकी। उसका विश्वास है कि एक दिन मैं भी उसकी तरह परफेक्ट बन जाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मैं हर बार एक नई गलती करता हूँ, क्योंकि पुरानी गलती पर तो पहले ही से मुझे डांट पड़ चुकी होती है और समझ चुका होता हूँ कि क्या नहीं करना है। तो ये सब भले ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सब शब्द सबके हैं, सब सब समझ रहे होंगे ना, और आप लोग इन चीज़ों को कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अब कहानी पे वापस आते हैं। उस दिन मैं एक बांस के डिब्बे को पेंट कर रहा था, बड़े मेहनत से, मतलब एकदम कलाकारों की तरह बारीकी से। और मैं एक कुर्सी पे बैठा था और जिगी भी मेरे पास बैठकर कुछ और काम कर रही थी, और उसकी नज़र तो मेरे पे ही थी। और यहीं से गलती शुरू हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा वो क्या बोलते हैं एंजाइटी जैसा कुछ होने लगा।
अब कुर्सियाँ होती हैं दो तरह की, एक वो साधारण प्लास्टिक की जो 4 टांगों वाली होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के कोने में डाल देते हैं, और दूसरी होती है वो फोल्डिंग वाली, खोलने वाली, जिसकी टांगों के बीच में कनेक्टिंग बार होता है ताकि वो ज़्यादा खुले ना और ज़्यादा बंद भी ना हो। अब मैं पेंटिंग करने में पूरी तरह से संलग्न था और समझ रहा था कि मैं प्लास्टिक वाली कुर्सी पे बैठा हूँ। तो मैं उसी तरह से बैठ के, और असल में लेकिन मैं बैठा था फोल्डिंग चेयर पे। अब हुआ गया कि मैं थोड़ा आगे सरकना चाह रहा था और मैंने बिना कुछ सोचे अपने शरीर के नीचे के हिस्से से पूरी कुर्सी को खिसकाने की कोशिश की और बिल्कुल सदा हुआ मोमेंट लिया। अब वो जो कम्बख्त जो कनेक्टिंग बार था ना, वो मेरे पैरों के अंगूठे के ऊपर आ गया और जैसे ही मैं नीचे बैठा, क्योंकि मैं तो आधा उठा था ना ऐसे, और जैसे बैठा तो जो मेरा पूरा वजन उसी अंगूठे पे आ गया, मतलब खुद ही अपनी ही टांगों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब दर्द ऐसा था कि जैसे हाथी बैठ गया अंगूठे पर। अब शोर तो मचाना नहीं था क्योंकि जिगी पास में ही बैठी थी, उसका ध्यान तो मेरी तरफ हमेशा रहता है, अब मेरी गलतियां पकड़ने पर भी ज़्यादा रहता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन धीरे से मैंने आवाज़ निकाली और ऐसी आवाज़ निकाली ताकि पकड़ा ना जाऊँ, और आंखें भी भींगी भींगी से हो गई थी। अब जिगी पलटी और बोली क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो बोली चेहरा क्यों लाल हो गया है और आंखें तुम्हारी क्यों टमाटर की तरह हो रही है? मैं बोला मच्छर काट गया होगा शायद, बाहर बैठे हैं ना बैकयार्ड में, तो मच्छर अच्छे तो घूमते रहते हैं। बस फिर क्या था, उसने मुझे खींच कर उठाया और वही इंटरोगेशन शुरू। उसको तो पता चल गया तुम ध्यान ध्यान क्यों नहीं रखते, कुर्सी देखकर बैठ नहीं सकते, वगैरह वगैरह, इतनी चोटें हो जाती है और बताने की ज़रूरत भी नहीं समझते। तो बहुत डांट पड़ी। फिर वो बेचारी गई, मेरे लिए प्लास्टिक की कुर्सी लाई, आइस पैक दिया, उसको वहाँ पे लगाया और मुझे बिठाकर मेरे सामने बैठ के पेंटिंग पूरी की। तो भाइयों, हमेशा अपनी अर्धांगिनी की बात सुनिए, क्योंकि केवल वो आपको डांटती और सुधारती ही नहीं है, बल्कि आपके दर्द में मरहम भी लगाती है। आज उसी का जन्म दिवस है, मतलब मेरी प्यारी पत्नी का जन्मदिन है। तो भोलेनाथ से कृपा है, मतलब भोलेनाथ की कृपा सदैव उस पर बनी रहे कि मैं ऐसी ही गलतियाँ करता रहूँ और वो ऐसे ही मुझे सुधारती रहे। तो नमस्कार, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप इन कहानियों का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप का लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।